तो देखो अभी तक जो है हम लोग पढ़ लिए कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं और प्रतिरक्षा कितने प्रकार का होता है। और फिर पढ़ते हैं प्रतिरक्षा दो प्रकार का होता है, एक होता है इसको बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा और एक को बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। फिर पढ़े थे कि जो सहज प्रतिरक्षा है उसमें 4 तरह के रोध आते हैं और वो सब पढ़ लिए थे। फिर पढ़े थे कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो होता है 2 प्रकार का, एक होता है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और एक होता है कोशिका माध्यिक अनुक्रिया। उसमें फिर पढ़े होते हैं कि जो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया है जिसमें कि बी लिम्फोसाइट उसके लिए उत्तरदायी है, उसमें एंटीबॉडी का निर्माण वगैरह होता है। और फिर पढ़ते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है और एंटीबॉडी की संरचना कैसा होता है और एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है, वो सब देखे थे। उसके बाद देखे थे कि जो कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा है, ठीक है, उसमें देखे थे कि वो होता है टी लिम्फोसाइट के द्वारा। और मुख्य रूप से मान लो एग्जाम में आता है, हालांकि बोर्ड में नहीं आया अभी तक, लेकिन और एग्जाम में आया होगा, बोर्ड में भी आ सकता है कि जो अंग का प्रतिरूपण होता है उसके असफल होने के पीछे कौन सा प्रतिरक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो कोशिका माध्यिक अनुक्रिया का, टी लिम्फोसाइट का। तो बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट होता है वो पहचानता है कि मेरा कोशिका कौन है और दूसरे का कोशिका कौन है। और जैसे ही कोई विजातीय कोशिका मतलब फॉरेनर सेल मतलब बाहर का कोशिका शरीर में प्रवेश करता है तो उसको ये मारना शुरू कर देता है। तो वैसे ही क्या होता है कि मान लो किसी का अगर लीवर किडनी वगैरह खराब हो जाए और उसका अंग प्रतिरोपण किया जाए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए, और अगर उसका उत्तक जो डोनर है जो देने वाला है उसका उत्तक जो लेने वाला है जो रिसिपिएंट है उससे बहुत अंतर है, तो टी लिम्फोसाइट पहचान लेगा कि ये मेरा उत्तक नहीं है और फिर शरीर जो है उस अंग को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, है ना, निष्कासित कर देगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो ये होता है टी लिम्फोसाइट के द्वारा। अब यहाँ पर एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कि कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग, ठीक है, या इसको असंक्राम्य रोग भी कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। सो व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब कि स्व प्रतिरक्षा रोग किसे कहते हैं। देखो इसका नाम से ही है स्व प्रतिरक्षा रोग, मतलब वैसा रोग जिसमें अपना ही प्रतिरक्षा, मतलब वैसा रोग जो अपने प्रतिरक्षा तंत्र के कारण उत्पन्न हो उसको बोलेंगे स्व प्रतिरक्षा रोग। मतलब क्या होता है इसका कि वैसा रोग जिसमें कि अपना जो प्रतिरक्षा है, अपना जो शरीर का जो हमारा सिपाही है वो अपने ही शरीर पर हमला कर देता है, तो उस तरह का जो रोग होता है उसको कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग, या इसको असंक्राम्य रोग भी कहते हैं, असंक्राम्य रोग। तो मतलब जिसमें अपना ही प्रतिरक्षा अपने ही ऊपर हमला कर दे, ठीक है। जैसे कि अच्छा क्यों होता है, तो इसके पीछे बताया जाता है कि मुख्य कारण टी लिम्फोसाइट है। अभी हम बोले कि टी लिम्फोसाइट पहचानता है कि मेरा कोशिका कौन है, दूसरे कोशिका कौन है, लेकिन कभी कभी क्या है कि टी लिम्फोसाइट भूल जाता है कि मेरा कोशिका कौन है, दूसरे कोशिका कौन है, और अपने ही कोशिका पर हमला कर देता है। तो उस तरह का जो रोग उत्पन्न होता है उसको कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग या असंक्राम्य रोग, असंक्राम्यता रोग भी इसको कह सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन है, तो इसका एग्जाम्पल है बहुत फेमस एग्जाम्पल जो इसका है, जो याद रखना है हमेशा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, देखो जहां भी अर्थराइटिस शब्द आए, अर्थराइटिस समझ जाना है कि जोड़ों का दर्द का बात हो रहा है। अर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों का दर्द, मतलब जहां जहां ज्वाइंट है, जोड़ है, कमर है या फिर यहाँ हाथ है, जहां जहां ज्वाइंट है वहां पर जब दर्द होता है तो उसको अर्थराइटिस कहा जाता है। अर्थराइटिस बहुत प्रकार का होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस बहुत प्रकार का होता है, लेकिन उसमें से खतरनाक टाइप होता है वो होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जनरली जो अर्थराइटिस है मतलब कि जो जोड़ों का दर्द है ये बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि बूढ़े लोग जो होता है, जो क्या होता है ना, जहाँ जहाँ हमारा ज्वाइंट है वहाँ पर जो है एक तरल पदार्थ पाया जाता है, इसको बोलते हैं साइनोवियल द्रव्य। क्या बोलते हैं उसको, साइनोवियल द्रव्य, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और जिस तरह से मान लो मशीन में अगर दो जगह आपस में घिसने वाला है तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, जिससे कि दोनों के बीच में जो घर्षण है वो ज़्यादा नहीं हो, है ना, घर्षण हो भी तो उनके कोई नुकसान नहीं हो। तो वैसे ही हमारे शरीर में जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ वहाँ ग्रीस का काम करता है कौन सा द्रव्य, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल। और ये जो साइनोवियल द्रव है ये उम्र बढ़ने के साथ घटते जाता है,
ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि बूढ़े लोगों में ये कम हो जाता है, मतलब खत्म भी हो जाता है। और इससे क्या होता है कि ज्वाइंट पर ये होता नहीं, तो फिर जब उनका ज्वाइंट का मूवमेंट होता है, मतलब जोड़ों का जब उनका गति होता है, तो उन हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, फिर उससे आवाज़ भी आता है, कट कट का आवाज़ भी आता है, और इसके अलावा उससे जो है दर्द भी उत्पन्न होता है। तो उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। हालांकि जरूरी नहीं है कि बूढ़े लोगों में भी होगा, बहुत सारा जो है कारणों से, मतलब जो कम उम्र के लोग हैं उनमें भी हो सकता है। लेकिन मुख्यतः जो है अर्थराइटिस बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें साइनोवियल द्रव्य का कमी हो जाता है। साइनोवियल द्रव्य कहाँ पाया जाता है? तो जोड़ों पर पाया जाता है, ज्वाइंट्स पर। जहाँ जहाँ शरीर में ज्वाइंट्स हैं वहाँ वहाँ साइनोवियल द्रव्य है, जो कि उस जोड़ों का जो मूवमेंट है, जो उसकी गति है, उसको आसान बना सके। तो मतलब अर्थराइटिस क्या होता है? जोड़ों का दर्द, ठीक है। इसीलिए इसका उदाहरण अर्थराइटिस का एक प्रकार है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि इसमें जो जोड़ों की जो कोशिकाएं हैं उसमें वो अपने ही कोशिकाओं पर हमला कर देती हैं, मतलब जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो अपने ही कोशिका पर हमला कर देता है, तो उसको कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। यह एक स्व प्रतिरक्षा रोग है, मतलब इसमें अपना ही कोशिका अपने ही ऊपर हमला कर दे रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि आता है इसमें से ये कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है, याद रखना है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है, स्व प्रतिरक्षा रोग है, क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं हैं जोड़ों की वो अपने ही ऊपर अटैक कर देती हैं। इसके अलावा और कौन है? माइस्थेनिया ग्रेविस। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी और ये दिया हुआ है, तो याद रखना, ये भी जान जाओ। माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क है वो अपने मांसपेशियों के ऊपर से कंट्रोल खो देता है। जनरली अपना हाथ में गति कैसे कर पा रहा है? क्योंकि पहले हम सोच रहे हैं कि हाथ को गति कराना है, उसके बाद अब ये सब चीज़ बहुत कम समय में हो रहा है, लेकिन हम पहले सोच रहे हैं, फिर वहाँ से मस्तिष्क से जो सूचना है वो आ रहा है हाथ के मांसपेशियों के पास, और फिर मांसपेशियाँ जो है हाथ की गति करा रहे हैं, मतलब कि मस्तिष्क का सीधे संबंध है इस। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि मस्तिष्क जो है इससे संबंध खो देता है, और इसके अलावा जो है मस्तिष्क इस पर आक्रमण कर देता है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो मांसपेशियाँ है वो खत्म होती जाती हैं और इसको कंट्रोल खो देता है, मतलब पैरालिसिस से समस्या जो है उत्पन्न हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो वो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, ठीक है, खतरनाक रोग है। और कौन है? सोराइसिस। सोराइसिस जो है यह एक स्किन डिजीज है, ठीक है, मतलब कि त्वचा का रोग। सोराइसिस में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो है दांत खाज खुजली होता है, उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर होता है ल्यूकोडर्मा। उसमें क्या होता है कि जो त्वचा है वो एकदम लोहे की तरह सख्त हो जाता है, और सामान्य पर लोहे की तरह आ जाता है, इतना लोहा की तरह सख्त हो जाता है, और फिर वो और आगे बढ़ता है, धीरे तो है होता है सोराइसिस, जिसमें कि पूरा स्किन की जो कोशिकाएं हैं वो अपने ही कोशिका पर हमला कर देती हैं, अपनी कोशिका को बाद में मारना शुरू कर देती हैं, उसको बोलते हैं सोराइसिस। जो भी ऑटो इम्यून डिजीज है उसका कोई भी इलाज नहीं होता है, मतलब इन तीनों ही नहीं, मतलब तीनों मुख्य एग्जाम्पल है। इसके अलावा जितना भी ऑटो इम्यून डिजीज होगा, जितना भी स्व प्रतिरक्षा रोग होगा, उसका कोई भी दवा, कोई भी इलाज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ही पता नहीं है, ठीक है। एक तो मतलब कि माना जाता है कि टी लिम्फोसाइट का कारण हो रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? आखिर टी लिम्फोसाइट क्यों अपना कंट्रोल खो दे रहा है, क्यों भूल जा रहा है? इसका कुछ कारण पता नहीं है, तो यह अज्ञात कारणों से होता है, अननोन रीजन है इसके, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्या होगी, अज्ञात कारणों से जब कोशिकाएं अपने ही कोशिका पर हमला कर दे और उसको मारना शुरू कर दे, तो उस रोग को क्या कहते हैं? स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। उदाहरण में याद रखना है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस और सोराइसिस, ठीक है। इसके बाद देख लो, ठीक है। तो ये था स्व प्रतिरक्षा रोग। अब आगे टॉपिक पढ़ना है एलर्जी के बारे में, ठीक है। एलर्जी के बारे में थोड़ा बहुत तो देख ही चुके हैं, पहले भी बात किए हैं, थोड़ा विस्तार में देखना है। देखो एलर्जी, नाम सुने ही होंगे एलर्जी का, कि एलर्जी जो है एक अभी बताए थे जब पढ़ा रहे थे वो कि रोग के प्रकार, उसमें बताया था कि असंक्रामक, मतलब कि संक्रमित होने वाला रोग नहीं है, असंक्रमित रोग है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है एलर्जी। तो एलर्जी क्या होता है? तो हम जब किसी नए जगह पर जाते हैं या ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा धूल कण हो,
ठीक है। ये बहुत बार देखा होगा कि जब हम जहाँ जाते हैं अचानक क्या होता है कि शरीर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। प्रतिक्रिया मतलब कि जैसे कि मान लो कि छींक आना शुरू हो जाएगा, या आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा, या फिर लाल लाल चकत्ता हो सकता है ना, रेड स्पॉट हो सकता है स्किन पे। तो इस तरह का कुछ जो है शरीर जो है प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है अचानक। तो ये जो अचानक होने वाली प्रतिक्रिया है शरीर की, क्यों? तो पर्यावरण में उपस्थित जो कुछ ऐसे कारक होते हैं, मतलब ऐसे वो जाते हैं जहाँ कुछ बहुत ही मतलब हानिकारक चीज़ है जो जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उसको बाहर निकालना चाहता है। जैसे कि छींक क्यों आता है? हमको छींक इसलिए आता है ताकि शरीर में अगर कुछ प्रवेश कर दिया है रोगाणु हमारे श्वसन तंत्र में, तो उसको श्वसन तंत्र है उसको बाहर निकालना चाहता है, इसलिए छींक आता है। ठीक है। जैसे बुखार क्यों होता है? तो भी इसलिए होता है क्योंकि अगर शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर गया है, जो शरीर है अपने तापमान को बढ़ाता है। तापमान के बढ़ाने से क्या होता है कि रोगाणु मर जाता है। ठीक है, इसलिए बुखार होता है। और आँख से आंसू क्यों आता है? तो आँख में कोई रोगाणु प्रवेश कर गया है तो उसको निकालने के लिए जो है आँख से पानी, मतलब ये सब जो भी स्किन पर लाल निशान क्यों होता है? तो स्किन पर अगर कोई जो है जो रोगाणु है वो हमला कर दिया है, कोशिका को मारना शुरू कर दिया है, तो जो अगल बगल कोशिकाएं हैं वो इंटरफेरॉन केमिकल निकालती हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं साइटोकाइन बैरियर में, और उससे जो है वहाँ पर लाल निशान रहता है, जगह गर्म हो जाता है ताकि वो रोगाणु मर जाए। तो ये सब जो प्रतिक्रियाएं हैं जो शरीर देता है, ठीक है, पर्यावरण में उपस्थित कुछ कारकों के कारण, उस प्रतिक्रिया को ही एलर्जी कहा जाता है। और वो जो कारक हैं, वो जो पर्यावरण में उपस्थित वो जो कारक हैं जिनके कारण उत्पन्न हो रहा है प्रतिक्रिया एलर्जी, उनको कहते हैं एलर्जन। उनको क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं। मतलब जिसके कारण एलर्जी उत्पन्न होता है उसको एलर्जन कहा जाता है। जैसे कि धूलकण है ना, जो धूलकण है इनके कारण हो सकता है, या फिर परागकण, बहुत बार परागकण से भी एलर्जी उत्पन्न होता है, या फिर सूक्ष्म जीव, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो भी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो ये जो भी कारक हैं जो एलर्जी को उत्पन्न करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? एलर्जन कहा जाता है। नाम से ही देखो एलर्जन, ये शब्द एलर्जी जब मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। तो जो एलर्जी को उत्पन्न करता है उसको एलर्जन कहते हैं। एलर्जी क्या है? तो शरीर की अचानक होने वाली प्रतिक्रिया, ठीक है, जो क्यों होता है? तो पर्यावरण में उपस्थित कुछ कारकों के कारण होता है, उसे भी क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। देखो एलर्जी में होता क्या है? एलर्जी मतलब अभी हम बोलें कि ये क्यों होता है, तो मान लो बाहर से कुछ अगर रोगाणु प्रवेश कर जाएगा श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र बाहर निकालना चाहता है, इसलिए छींक आएगा। तो ये सब क्यों होता है? छींक आना शुरू कहाँ से हुआ? कैसे मालूम चला कि छींक आ रहा है? जैसे वो जाएगा तो क्या होगा कि जो बेसोफिल है, याद है बेसोफिल, जैसे ही कोई एलर्जन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, शरीर को लग जाएगा कि ये चीज़ शरीर के लिए सही नहीं है, जैसे कि धूलकण शरीर के लिए सही नहीं है, या फिर परागकण, या फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकता है। बहुत लोग किसी पाउडर से एलर्जी होता है, या किसी केमिकल से एलर्जी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जब भी कोई चीज़ शरीर में जाएगा जिसको शरीर को उससे नफरत है, तो फिर जो बेसोफिल है, बेसोफिल जो पता होगा WBC के प्रकार है ना, WBC सबसे कम WBC कौन पाया जाता है? बेसोफिल पाया जाता है, 0.5 से 1%, है ना। तो जो बेसोफिल है यहाँ से केमिकल निकलता है, हिस्टामिन, या फिर तुमको निकलता है सेरोटोनिन। तो ये सब कुछ केमिकल निकलते हैं, और यही जो केमिकल हैं ये एलर्जी के लक्षण उत्पन्न करते हैं। मतलब ये जब केमिकल निकलते हैं तो ये छींक आना, या फिर बुखार आना, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना, या फिर जो है लाल निशान होना, ये सब जो है यही उत्पन्न करते हैं। कौन? हिस्टामिन, सेरोटोनिन। अच्छा, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल करता है IgE एंटीबॉडी। पहले पढ़ चुके कि एलर्जन को रिस्पॉन्स करने वाला जो एंटीबॉडी है वो कौन है? IgE एंटीबॉडी है। IgE एंटीबॉडी ही इन सबको नियंत्रित कर रहा है। तो कि एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा एंटीबॉडी जिम्मेवार है? तो IgE जिम्मेवार है। पहले ही पढ़ चुके, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन फॉर्म होता है। तो ये होता है एलर्जी। अब इसमें किया क्या जाता है? जिसको भी किसी चीज़ से एलर्जी है, देखो जरूरी नहीं है एक किसी चीज़ से अगर एक आदमी को एलर्जी है तो दूसरे को भी होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो किसी को अगर परागकण से एलर्जी है, ठीक है, तो सबको परागकण से एलर्जी होगा ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं जिससे कि सबको एलर्जी होता है, जैसे कि सूक्ष्म जीव,
अगर रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाए, खासकर जो श्वसन तंत्र है इसमें प्रवेश कर जाए, फिर वहाँ से बाहर निकालेगा, छींक आएगा, ये सबको आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब इसका अगर इलाज करना है तो इसको इलाज करने के लिए जो है एंटीहिस्टामिन या फिर एड्रीनलिन, ये सब कुछ केमिकल्स हैं जिनको कि दिया जाता है शरीर में, देने से एलर्जी का लक्षण गायब हो जाता है। जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा उसको एलर्जी होने का चांस कम रहता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जब उसके बॉडी में ये सब प्रवेश करेंगे तो उसको बॉडी खुद ही अंदर ही मार देगा, तो उसको एलर्जी का चांस कम रहेगा। जिसका इम्यूनिटी कमजोर है उसको बॉडी नहीं मार सकता है, तो उसको बॉडी फिर बाहर निकालना चाहता है। अब बाहर निकालने के लिए फिर छींक आएगा और जो भी लक्षण है वो उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो किसी कारण उत्पन्न होते हैं तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन कारण उत्पन्न होते हैं। इलाज कैसे किया जाता है तो एंटीहिस्टामिन या एड्रेनालिन केमिकल से उसका इलाज किया जाता है, और जो भी कारक एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहा जाता है, और एलर्जी के लिए जो उत्तरदायी एंटीबॉडी है वो IgE होता है। ठीक है, इसका पढ़ लो। ठीक है, तो अभी तक जो है देखे कि असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, फिर देखे कि एलर्जी किसे कहते हैं। अब पढ़ना है लसिकाभ अंग। लसिकाभ अंग या इसको कहा जाता है लिम्फोइड ऑर्गन। देखो लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, तो वैसे अंग जहां पर लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। याद है लिम्फोसाइट किसका प्रकार था? लिम्फोसाइट बोलो, WBC का प्रकार था। तो जहां पर लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, परिपक्व होता है और साथ में एंटीजन से मुकाबला करता है। अब देखिए देखने लिए कि पूरा एंटीजन से जो लड़ने का काम है वो कौन करता है? लिम्फोसाइट। या तो बी लिम्फोसाइट करता है या टी लिम्फोसाइट करता है। बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी ये सब का निर्माण करता है, और टी लिम्फोसाइट अगर बाहर से कुछ प्रवेश कर गया है तो उसको मार कर बाहर निकालता है, व्याधि कोशिका। मतलब कि सारा चीज मुख्य जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है इम्यूनिटी के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, वो कौन जिम्मेवार है? लिम्फोसाइट जिम्मेवार है। तो लिम्फोसाइट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो वैसे अंग जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है और उनका परिपक्वन होता है, मतलब कि जहां मैच्योर होते हैं, उन अंगों को क्या कहा जाता है? लसिकाभ अंग कहा जाता है। ठीक है, वैसे अंग जहां पर लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, परिपक्व होता है एवं एंटीजन से सामना करता है, एंटीजन से लड़ता है। जैसे कि हम बोले ना कि वो एंटीजन आएगा तो बी लिम्फोसाइट डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी कोशिका। प्लाज्मा कोशिका से फिर क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा। तो वो जो सारा अंग है जहाँ पर सारा प्रक्रिया होता है उसको क्या करते हैं? लसिकाभ अंग कहते हैं। लसिकाभ अंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक को बोलते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग, मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक, हिंदी में ही लिखो, प्राथमिक लसिकाभ अंग, प्राथमिक लसिकाभ अंग, या इसको बोल सकते प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग, द्वितीयक लसिकाभ अंग, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो 2 तरह के लसिकाभ अंग होते हैं, एक होता है प्राथमिक लसिकाभ अंग और एक होता है द्वितीयक लसिकाभ अंग। जिस लसिकाभ अंग में, लसिकाभ अंग मतलब कि जिस अंग में लिम्फोसाइट होता है, तो जिस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, वो परिपक्व होता है, उस अंग को कहते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग, जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है और वो परिपक्व होता है, डेवलप होता है, मैच्योर होता है, उस अंग को क्या कहते हैं? प्राथमिक लसिकाभ अंग कहते हैं। अब एक बात तो पता ही होगा कि लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? जितने भी रक्त की कोशिकाएं हैं उन सबका निर्माण कहाँ होता है? चाहे वो RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, क्योंकि भी तो WBC है ना, लिम्फोसाइट क्या है? WBC है। तो जितने भी रक्त की कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कहाँ होता है?
उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। नहीं याद है तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। पूरा इतना अंदर अंदर जाकर लिम्फोसाइट पढ़ रहा है, पता नहीं कि बना कहाँ है सब। हाँ? कहाँ बना है? अस्थि मज्जा में बना है। कहाँ बना है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है? तो बतलाया था कि बोन के अंदर होता है, जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है। और इसी अस्थि मज्जा में कुछ स्टेम कोशिकाएं होती हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं उनको। और वही जो स्टेम कोशिकाएं हैं वही निर्माण करती हैं किसका? रक्त कोशिकाओं का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का। तो अगर फिर पूछे आगे से कि सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है, तो क्या बोलोगे? बोन मैरो में होता है अस्थि मज्जा। हालांकि अस्थि मज्जा भी दो टाइप का होता है, एक होता है लाल अस्थि मज्जा, एक होता है पीला अस्थि मज्जा, मतलब कि रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। उसमें से जो लाल अस्थि मज्जा है, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, यहीं पर निर्माण होता है। ठीक है, मतलब अगर पूछे कि लाल और पीले में से कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन ज़्यादा सही आंसर है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से कि लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता होगा? अस्थि मज्जा में होता होगा। तो प्राथमिक लसिकाव अंग में कौन आ जाएगा? अस्थि मज्जा आ जाएगा, क्योंकि प्राथमिक लसिकाव अंग क्या है? तो जहाँ पर लिम्फोसाइट उत्पन्न हो, है ना, और इसका परिपक्वन हो, मैचुरेशन हो, परिपक्वन। तो उत्पन्न कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में। और परिपक्व होता है जाकर थाइमस में। कहाँ परिपक्व होता है? थाइमस के बारे में पहले ही बताया था कल शायद पिछले क्लास में। थाइमस की, थाइमस एक ग्रंथि है जो कि यहाँ जो ये अस्थि है, ये छाती है, इसको बोलते हैं एस्टर्नम। यहाँ पर जो हड्डी है ना, इसको बोलते हैं एस्टर्नम। तो इसी एस्टर्नम के पीछे थाइमस ग्रंथि होता है, जो कि बच्चों में सबसे बड़ा होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है थाइमस ग्रंथि छोटा होते जाता है, और जब ये थाइमस ग्रंथि खत्म हो जाता है तो इंसान की मौत हो जाती है। थाइमस ग्रंथि जो है, यहाँ से हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, और वही जो थाइमोसिन हार्मोन है वही इंसान में जीवन चक्र कॉज करता है। मतलब कि बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, मर गया, ये पूरे जीवन का चक्र है। यह किस द्वारा किया जाता है? थाइमस के द्वारा किया जाता है। थाइमस से जो निकलता है थाइमोसिन वही करता है। बच्चे में सबसे बड़ा होता है, तो बच्चे में थाइमोसिन, जो थाइमस से निकलने वाला हार्मोन है थाइमोसिन, ये अधिक निकलता है, और उससे जो है बच्चे की जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, जो उसकी उपापचय क्रियाएं हैं, वो तेज होती हैं, और उसका जो है धीरे धीरे विकास होता है। जैसे ही एज, मतलब जवानी की या फिर बोलो कि किशोरावस्था से थोड़ा पार होता है, तो धीरे धीरे ये छोटा होते जाता है, और फिर वृद्धावस्था तक एकदम छोटा हो जाता है, और लास्ट में खत्म हो जाता है, इंसान की मौत हो जाती है। आज तक वैज्ञानिक जो है इस हार्मोन को नहीं बना पाया है। अगर बना ले तो इंसान की कभी भी मौत नहीं होगी, क्योंकि थाइमोसिन जो हार्मोन है यही इंसान को मतलब तरह से जवानी में रखता है। जैसे जैसे कम होगा तो इंसान जो है बूढ़ा होने लगेगा। बाकी ये पढ़ना था 11वीं क्लास में। तो थाइमोसिन मतलब थाइमस, ठीक है, तो थाइमस जो ग्रंथि है इसमें ही लिम्फोसाइट परिपक्व होता है। लिम्फोसाइट बना कहाँ था? अस्थि मज्जा में, और परिपक्व कहाँ होता है? थाइमस में। तो थाइमस भी जो है ये भी आता है प्राथमिक लसिकाभंग, जो कि यहाँ पर परिपक्वन होता है। तो वैसे लसिकाभंग जहाँ लिम्फोसाइट उत्पन्न हो, परिपक्वन हो, उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक लसिकाभंग कहते हैं। तो इसमें दो अंग आते हैं, कौन कौन? एक आता है अस्थि मज्जा और एक आता है थाइमस। ठीक है, हो जाए आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्राथमिक लसिकाभंग है, तो दो ही होगा, या तो अस्थि मज्जा होगा या फिर थाइमस। अब आता है द्वितीयक लसिकाभंग। द्वितीयक लसिकाभंग वैसे अंग होते हैं जहां पर कि जो लिम्फोसाइट है वो एंटीजन से सामना करता है, मुकाबला करता है। मतलब जहाँ पर सब क्रिया होता है कि लिम्फोसाइट बटेगा और फिर से प्लाज्मा कोशिका बनेगा, मेमोरी कोशिका बनेगा, तो वो सब जहाँ होता है उसको कहते हैं द्वितीयक लसिकाभंग। उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक लसिकाभंग। जहाँ पर कि जो लिम्फोसाइट बना हुआ है वो जाकर जो भी एंटीजन है उनसे सामना करेगा, उनसे मतलब कि उसके परिणाम स्वरूप बटेगा, विभाजित होगा, तो उन अंग को कहा जाता है द्वितीयक लसिकाभंग। जैसे कि इसमें आ जाएगा तुमको प्लीहा, स्प्लीन जो कि लीवर के पास होता है। इसके अलावा आ जाएगा तुमको टॉन्सिल, नाम सुने होगा टॉन्सिल का, टॉन्सिल नाम सुने टॉन्सिल का। बच्चों में देखते हो कि टॉन्सिल बड़ा हो जाता है, बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, तो फिर उसको काट के निकाला जाता है। लेकिन काट के निकालना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि टॉन्सिल जो है ये शरीर के लिए बहुत
जरूरी चीज है, जो कि यहाँ पर जो है लिम्फोसाइट एंटीजन से मुकाबला करता है। उसी तरह अपेंडिक्स, 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 तो ये सब मतलब ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पर कि लिम्फोसाइट जो बना हुआ था वो जाकर मुकाबला करता है एंटीजन से, तो इनको कहते हैं द्वितीयक लसिकाभंग, प्लीहा, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, ये सब। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाला है कि केवल इन अंगों में ही नहीं, इसके अलावा बहुत जगह उत्तक होते हैं जिन्हें बोलते हैं लसिकाभ उत्तक। क्या बोलते हैं? लसिकाभ उत्तक। और जो लसिकाभ उत्तक होते हैं वहां पर भी, जो लसिकाभ उत्तक मतलब क्या, कोशिकाओं का समूह, जो लसिकाभ उत्तक है वहां पर भी जो लिम्फोसाइट है वो एंटीजन से मुकाबला करता है, मतलब कि वो भी आ सकते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग में। कौन? लसिकाभ उत्तक। उसमें से एक लसिकाभ उत्तक है जो कि म्यूकोसा परत से संबंधित होता है। देखो हमारा पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र है, या पूरा पूरा जो हमारा चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे जो है वो जनन तंत्र हो, उसमें 4 तरह के मुख्य रूप से परत होते हैं। सबसे ऊपरी परत होता है सिरोसा, ये पढ़ना था 11th क्लास में, बिल्कुल ध्यान रखो। सिरोसा मस्कुलेरिस, सिरोसा मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। मुख्य रूप से जो पाचन तंत्र है उसमें ये 4 परत होते हैं। जो भी हमारा पाचन तंत्र है, पाचन समझ रहे हैं ना, मतलब मुख है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, ये सब जो पाचन तंत्र है उसमें दीवार में कितने कितने परत होते हैं? 4। सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो होता है इसमें सबसे अधिक जो लिम्फेटिक टिश्यू हैं, मतलब जो लसिकाभ उत्तक हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं म्यूकोसा में, और उनको कहा जाता है MALT, माल्ट, मतलब कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। देखो म्यूकोसा एसोसिएटेड मतलब म्यूकोसा से जुड़े हुए लसिकाभ उत्तक, ठीक है। और ये 50% यही है, 50% लसिकाभ अंग तक, द्वितीय लसिकाभ अंग का काम है वो माल्ट में होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में होता है। बस इतनी ही बातें इसमें, फिर से सुन लो। लसिकाभ अंग कौन है? तो वैसे अंग जहाँ पर जो लिम्फोसाइट है उसका निर्माण होता है, परिपक्वन होता है, और साथ में अपने एंटीजन से वो सामना होता है, उन अंगों को कहते हैं लसिकाभ अंग। 2 प्रकार का होता है, जहाँ पर इसकी उत्पत्ति और परिपक्वन होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग, और जहाँ पर ये अपने एंटीजन से सामना करता है उसको बोलते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग, ठीक है। जो प्राथमिक लसिकाभ अंग है इसमें 2 अंग आते हैं, एक आता है तुमको अस्थि मज्जा और एक आता है थाइमस। यहाँ पर ये उत्पन्न होता है और परिपक्व होता है। जो द्वितीय लसिकाभ अंग है यहाँ पर ये एंटीजन से सामना करता है, और इसमें आता है प्लीहा, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, इसके अलावा लसिकाभ उत्तक, ठीक है। इसके अलावा कौन होते हैं? लसिकाभ उत्तक जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं। उसमें से जो सबसे अधिक लसिकाभ उत्तक हैं वो पाए जाते हैं म्यूकोसा परत में, तो उनको बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये 50% से अधिक काम लसिकाभ अंग का यही करते हैं, मतलब यही में होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में होता है। तो ये पूरा बात हुआ लसिकाभ अंग के बारे में, इसको नोट कर लेना है।